दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। आज हम लोग बात करेंगे राइट्स करके एक कंपनी है गवर्नमेंट का, उसके बारे में। दोस्तों नॉर्मली मैं इंडिविजुअल कंपनी पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप राइट्स के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करके हमको बताएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। दोस्तों मैं मेहनत करके वीडियो डालता हूँ सब्सक्राइबर के लिए, और अगर सब्सक्राइबर है आप लोग अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो ही मैं वीडियो डाल सकूँगा, इसीलिए सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट सर आँखों पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन राइट्स। दोस्तों हम लोग कंपनी प्रोफाइल एकदम शॉर्ट में देखेंगे और कंपनी के जो फिनेंशियल्स है, कंपनी के जो KPIs है एंड कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक एज पर मी है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मेरे एनालिसिस से रियलिटी में जो कंपनी का परफॉर्मेंस होगा दैट कैन वेरी इन एनी डायरेक्शन। सो मेरा एनालिसिस आप सुनिए, लेकिन उसके ऊपर आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप आपके फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करके लेना। फ़ायदा हो नुकसान हो दोनों आपका। तो दोस्तों ये कंपनी चालू हुआ 1974 में, इंडियन रेलवेज़ ने इसको चालू किया। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों? ये कंपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज मेनली इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? रेलवेज़ है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, रोड्स है, हाईवेज़ है, पोर्ट्स है, इनलैंड वाटरवेज़ है, एयरपोर्ट हो या रोपवेज भी हो, तो ये सब चीज़ों में कंपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। और क्या करती है दोस्तों? लीजिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है, मेंटेनेंस करती है, रिहेबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटिव्स एंड रोलिंग स्टॉक, ये सब चीज़ें ये कंपनी करती है। मतलब रोलिंग स्टॉक जो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाकी कंट्रीज़ को, वो बिज़नेस ये कंपनी हैंडल करती है। प्लस लोकोमोटिव्स और रोलिंग स्टॉक का जो रिहेबिलिटेशन है, मतलब उसमें जो चेंजेस करने हैं या उसमें जो अपग्रेडेशन करने हैं, उनका सर्विसिंग करना हो, उसका इंजन का ओवरऑल करना हो, उसमें ये कंपनी काम करती है। दोस्तों ये कंपनी ऑल्सो टर्न की प्रोजेक्ट लेती है ऑन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस। दैट मीन्स पूरा स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करती है। रेलवे के लाइन डालने के लिए, देन ट्रैक्स का एक्सटेंशन करने के लिए, सिंगल लाइन है उसका डबल करना है या थर्ड करना है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। जैसे कोंकण रेलवे में आपको मालूम है अभी इलेक्ट्रिफिकेशन चालू है, तो वो जो वैसा जो काम है वो करते हैं। देन अपग्रेडेशन वर्क फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वर्कशॉप्स हो, रेलवे स्टेशन हो। सो मेनली वी कैन से द मेन फोकस इज़ ऑन रेलवेज, लेकिन बाकी की जो काम है लाइक अर्बन ट्रांसपोर्ट, रोड, हाईवे, पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रोपवेज, इसमें भी ये कंपनी काम करती है। तो ये हो गया दोस्तों कंपनी प्रोफाइल। अभी जाते हैं कि ये कंपनी का IPO कब आया था और IPO की डिटेल्स, मतलब इन शॉर्ट IPO की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये IPO आया था जून 2018 में और उसका शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, और कंपनी ने जून 2018 में ये 180 टू 185 के प्राइस बैंड में IPO कंपनी लेके आई। लॉट साइज वाज 80 शेयर्स। तो ये इशू साइज था 2 करोड़ 52 लाख शेयर का ये इशू था, अमाउंटिंग टू 460 करोड़ रुपीज़। दोस्तों ये इशू अच्छी तरीके से ओवर सब्सक्राइब हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, QIB का जो सेक्शन था वो क्लोज टू 72 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। देन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो पार्ट है वो 195 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। रिटेल में 14 टाइम्स हुआ। एम्प्लॉय कोटा ऑल्सो वॉज ऑलमोस्ट फुल्ली सब्सक्राइब। सो टोटल 67 टाइम्स इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। दोस्तों ये शेयर लिस्ट हुआ 22 जुलाई 2018 को। एज अगेंस्ट इशू प्राइस ऑफ 185, द शेयर गॉट लिस्टेड एट 190 रुपीज on both BSE and NSE. During the day, the high was close to 225, but by end of the day, share on the first day on its debut closed at 213 rupees. तो ये हो गया रिगार्डिंग IPO। अभी कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लास्ट 4-5 साल में हैज़ ग्रोन एट अ CAGR ऑफ क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 12 परसेंटेज पॉइंट।
ठीक है। ये FY21 का जो रेवेन्यू है वो हम लोग फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करते हैं, क्योंकि FY21 अकॉर्डिंग टू मी वाज अ एक्सेप्शनल ईयर बिकॉज ऑफ कोविड एंड मेनी अदर थिंग्स. But if we compare FY22 versus FY20, then one can see that revenue has grown by 7.6%. That means FY22 we can say has been the year of recovery. So in FY22 companies revenue, that is top line, has grown by 7.6%. But on the other side revenue has grown, but profit per se in absolute value and also in terms of percentage has come down substantially, almost close to 90 crore rupees profit has come down in FY22 with respect to FY20. As I said earlier, FY21 being an abnormal year, we will ignore. As a profit as a percentage of revenue also has come down from 25.3% to 20.2%. दोस्तों जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट एंड लोअर ग्रोथ इन रेवेन्यू, द इफेक्ट ऑल्सो कैन बी सीन इन द शेयर प्राइस. तो दिस वॉज एज फार एज टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन इज कंसर्न. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईपीएस कैसा था दोस्तों. ईपीएस में भी FY20 से FY22 में देयर हैज़ बीन अ सब्सटैंशियल रिडक्शन, ऑलमोस्ट क्लोज टू 12 to 13%. इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 रुपीज़ का इस ईपीएस में रिडक्शन है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल. प्रॉफिट कम हुआ, ईपीएस कम होगा, ठीक है. लेकिन दोस्तों एक प्लस पॉइंट एक कंपनी का ऐसा है, द कंपनी हैज़ बीन पेइंग हैंडसम डिविडेंड ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स. FY18 से अगर हम लोग देखेंगे तो FY18 में 5.5 रुपया था, FY19 में 13 रुपया, 20 में 16 रुपीज़, FY21 में प्रॉफिट कम था 13 रुपया अगेन, और FY22 में 17 रुपया. ठीक है दोस्तों. तो वन कैन ऑल्सो सी दैट मेजॉरिटी ऑफ द चंक, दैट मीन्स इन लास्ट 2-3 years almost close to 75% of earning per share company has distributed in terms of dividend. दोस्तों on one side this is good, that means investors are getting a handsome dividend yield on the investment they have made, but on the other side this also affects companies cash flow, this also affects companies expansion plans, because the cash available with company is less, because whatever company is earning almost close to 70 to 75% company is distributing by way of dividend. One can say this is also a shortcoming of government having the controlling stake, because finally गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए रहता है, टैक्सेस कम करती है गवर्नमेंट तो फिर पैसा कहाँ से आएगा. तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऐसे कंपनीज है, फॉर एग्जांपल ये राइट्स है या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या REC है या NHPC है या SJVN है या सम ऑफ द बैंक्स विच हैव नाउ बिकम प्रॉफिटेबल, तो उनके पास से कंपनी को डिविडेंड के थ्रू अच्छा खासा पैसा मिलता है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये लाइन ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू का लाइन का मूवमेंट कैसा है. फिगर्स आर सेम विच वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड एंड ऑल्सो द प्रॉफिट का लाइन. सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों यहाँ पे क्या है, FY19 से जून 22 तक जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है, दैट वन कैन सी दीज आर बेसिकली दोस्तों 31 मार्च को क्लोजिंग प्राइसेस जो था फ्रॉम FY19 टू FY22. मार्च एंड में जो क्लोजिंग प्राइस था वो मैंने लिया है जस्ट टू शो द मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट इन द प्रॉफिट. दोस्तों इन दिस लाइन ग्राफ मेजरली व्हाट आई वांट टू शो यू इज द stock performance. Here one can see the stock performance is having a flat line from FY19 till FY22. There is a flat line, that means price is moving in the range of 250 to 260. These are closing prices as of March end. दोस्तों अगर ये स्टॉक में इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला है वो अगर देखेंगे तो 3 साल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 9% का रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है. ठीक है दोस्तों. लेकिन अगर ये 9% में जो 3 साल का अगर डिविडेंड ऐड करेंगे देन रिटर्न बिकम्स सब्सटैंशियली हायर. ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी हैज़ पेड इन लास्ट 3 years. So if one adds that also then return would be close to 30%. That means हर साल 10% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द डिविडेंड पे आउट. सो ये चार्ट से दोस्तों मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूँ, दो कैपिटल अप्रिसिएशन इज लेसर बट हायर डिविडेंड यील्ड
is benefiting the investors in long term. So दोस्तों अगर ये financials समझ में आ गए रहेंगे तो let us move towards conclusion. As we saw earlier, REITs has a dividend yield of 6 to 7%. अभी बैंक का interest is close to 5 to 5.5%, but as against that, REITs is giving a dividend yield of 6 to 7%. इसके फ़ायदे भी है, उसके नुकसान भी है. फ़ायदे जो मैंने बोले, इन्वेस्टर को, गवर्नमेंट को डिविडेंड के थ्रू अच्छा पैसा मिलता है, बट सिंस कंपनी इज़ पेइंग 75% ऑफ द प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स, कंपनी के पास फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए अवेलेबल कैश दैट वे इज़ लेसर. ऑन एन एवरेज दोस्तों राइट्स हैज़ अ डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 50 to 60%. दैट मीन्स अगर 1 लाख शेयर का वॉल्यूम होता है एवरी डे, तो उसमें से 50,000 to 60,000 शेयर्स लोग डिलीवरी बेसिस पे खरीद रहे हैं. दैट मीन्स लोगों का ये शेयर में इंटरेस्ट है. तीसरी चीज़ दोस्तों, राइट्स यूजुअली हैज़ अ लोअर वॉल्यूम. इसका रफली जो वॉल्यूम होता है ना दोस्तों, वो 1 लाख से 1.5 लाख शेयर तक इसका वॉल्यूम होता है. ठीक है. उसका लो वॉल्यूम का दोस्तों एक नेगेटिव इफेक्ट भी है. नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर सडनली सब्सटेंशियल शेयर का अगर बायर आएगा, देन प्राइस वुड मूव एक्सपोनेंशियली. एंड ऑन द अदर हैंड अगर कोई सेलर भी बड़ा आएगा, दोस्तों ये कंपनी में FIIs का इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, अगर उसमें से कोई बेचने के लिए आएगा सडनली, देन द ड्रॉप इन द शेयर प्राइस विल बी सब्सटेंशियल बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम. Normally I try to avoid shares with lower volume because अगर substantial quantity प्लस माइनस किसी भी साइड पे आएगा, then it has a severe effect on the price movement. म्यूचुअल फंड एंड बाकी के लोग कितना होल्ड करते हैं देखते हैं दोस्तों. म्यूचुअल फंड्स होल्ड क्लोज टू 6.9%. ठीक है, अप फ्रॉम 6.6%. FIIs and FPIs they hold 1.45%, up by 1.5% from their previous holding. Domestic institutional investors hold close to 17%, public is holding close to 10%, and government is holding close to 72%. That means here what I am trying to say friends is mutual funds हो या FIIs हो या DIIs हो, they have increased their holding in this company, which is a positive sign. दोस्तों सबसे अच्छी चीज़, ये कंपनी डेट फ्री है. कंपनी इंटरेस्ट के नाम पे एक नया पैसा भी बैंक को नहीं देती है. एवरेज जो रिजर्व्स है कंपनी के इन लास्ट 4 years दैट हैज़ बीन एट कांस्टेंट एट अराउंड 2000 करोड़. दोस्तों हमने जब डिविडेंड पे आउट की बात की तभी मैं यही पॉइंट बोल रहा था दैट देयर हैज़ बीन नो सब्सटेंशियल एडिशन इन द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ द हायर डिविडेंड पे आउट. एंड कैश एंड इक्विवेलेंट जो कंपनी के पास है दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी 3000 करोड़. दोस्तों ये कंपनी ने अगस्त 19 में बोनस भी दिया था 1:4. दैट मीन्स अगर आपके पास 4 शेयर होते अगस्त 19 में तो आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा. दोस्तों ये लो बीटा स्टॉक है. इसका बीटा दोस्तों 0.5 के आसपास है. दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. ये शहंशाह अपनी चाल से चलने वाला है. इसका मार्केट कैप दोस्तों जो क्लोजिंग प्राइस था आज का, उसके हिसाब से मार्केट कैप इज़ 5,900 करोड़. पॉइंट टू बी नोटेड इज़ मार्केट कैप इज़ हायर दैन द अवेलेबल फ्री रिजर्व्स एंड कैश एंड इक्विवेलेंट. इसका प्राइस टू अर्निंग दोस्तों 11.42 है, वेराज ये जो सेक्टर एज अ होल है उसका प्राइस टू अर्निंग इज़ 16.2. बुक वैल्यू उसका 108 है दोस्तों, तो प्राइस टू बुक रेशो होता है 2.28. दैट मीन्स जो आज का क्लोजिंग था क्लोज टू 247, दैट डिवाइडेड बाय 108 दैट कम्स टू क्लोज टू 2.28. दैट इज़ प्राइस टू बुक रेशो. फ्यूचर आउटलुक दोस्तों अगर मैं मेरे बारे में बोलूँ, माई व्यू, आई एम नाइदर बुलिश नॉर बेरिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. ठीक है, मतलब फ्यूचर में आई डोंट सी अ सब्सटेंशियल अपमूव इन दिस प्राइस इवन दो मार्केट में इम्प्रूव. मार्केट समझो 17,000 क्रॉस भी करेगा निफ्टी तो भी ये शेयर में ज़्यादा सब्सटेंशियल मूवमेंट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग. और अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आया तो भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन द शेयर प्राइस. जैसे मैंने पहले बोला कि ये शेयर प्राइस का ट्रेडिंग जो रेंज है दैट इज़ बिटवीन 250 to
320। ये जो रेंज है, इसी रेंज में ये शेयर का प्राइस मूव हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में आई एम नादर बुलिश नॉर बेरिश ऑन दिस स्टॉक। बट एक नेगेटिव चीज़ है दोस्तों जो मुझे लगती है विच वुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस इन द कमिंग मंथ्स और इन द कमिंग ईयर, दैट इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से दोस्तों कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स ऑल्सो बिकम्स हायर। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो लोगों का जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग हो या बाकी लोगों का जो स्पेंडिंग हो या बाकी कंपनीज़ का स्पेंडिंग हो, वो थोड़ा कम होता है। और वो कम करने के लिए ही रिजर्व बैंक इज़ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट कुड हैव अ रिस्ट्रिक्टिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस इन द नियर फ्यूचर। But overall, company is stable, company is debt free, and company has substantial reserves, company is having substantial cash and equivalents in its balance sheet. तो अगर मुझे पर्टिकुलरली कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देन इफ़ आई एम हैविंग अ टाइम होराइजन ऑफ लेट अस से 3 to 4 years, then only I would invest in this company, because 3 years 4 years down the line company has excellent future. सो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन राइट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो नीडलेस टू मेंशन कृपया इसको लाइक कीजिए, कृपया इसको शेयर कीजिए ऑन यूर यूट्यूब चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम को ये समझ में आता है कि व्यूअर्स को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो यूट्यूब ऑन इट्स ओन ये वीडियो बाकी लोगों को भी सजेस्टेड वीडियोस में पुश करता है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपको अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।